अब लिगेंड के बचे हुए क्लासिफिकेशन भी पूरे कर लें। तो एक और कैटेगरी आती है लिगेंड की, जिन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, हिंदी में बोले तो उभय दंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके पास दाता परमाणु एक से ज़्यादा प्रकार के हैं, परंतु एक कॉम्प्लेक्स में कोई एक प्रकार का दाता परमाणु यूज किया जा रहा है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोई दूसरे प्रकार का दाता परमाणु यूज किया जा रहा है। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनेगी, हम लिगेंड को क्या नाम देंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। फिर से सुने, उभय दंतुक, दाता परमाणु एक से ज्यादा प्रकार के होने चाहिए। मैंने क्या बोला? एक से ज्यादा होना चाहिए, क्या ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं, मैंने बोला एक से ज्यादा प्रकार के होना चाहिए। और जब भी इस तरह की कंडीशन होगी कि दाता परमाणु एक से ज्यादा प्रकार के होंगे, लेकिन एक संकुल में एक ही प्रकार का दाता परमाणु यूज हो रहा होगा, दूसरे संकुल में दूसरे प्रकार का दाता परमाणु यूज हो रहा होगा, इस तरह के लिगेंड को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। परिभाषा उम्मीद है आप लिख लेंगे। मैं सीधे सीधे उदाहरण पे आ जाता हूं। जैसे CN- है, साइनाइड है, तो साइनाइड में उपसहसंयोजी बंध कार्बन से भी लग सकता है, उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से भी लग सकता है। तो ये क्या है? उभय दंतुक लिगेंड है। जैसे आप NO2 देखते हैं, तो NO2 में हो सकता है कि आप उपसहसंयोजी बंध ऑक्सीजन से लगाएं मेटल के साथ, और हो सकता है आप उपसहसंयोजी बंध नाइट्रोजन से लगाएं। दोनों प्रोबेबिलिटी हैं। क्लियर है? तो जो NO2 है वो क्या हुआ? एम्बीडेंटेड लिगेंड। आप थायोनाइट्राइट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर लगा दो तो क्या हो जाएगा? थायोनाइट्राइट। थायोनाइट्राइट में भी हो सकता है कि आप सल्फर से लिंकेज लगाएं, हो सकता है आप ऑक्सीजन से लगाएं या फिर नाइट्रोजन से लगाएं। तो ONS थायोनाइट्राइट, ये भी क्या होगा? उभय दंतुक लिगेंड होगा। साइनाइड, नाइट्राइट, थायोनाइट्राइट, थायोसाइनेट। भाई थायोसाइनेट में लिंकेज आप नाइट्रोजन से भी लगा सकते हो और लिंकेज आप सल्फर से भी लगा सकते हो। क्या हुआ? उभय दंतुक लिगेंड हुआ। तो एक से ज्यादा प्रकार के दाता परमाणु हैं, एक कॉम्प्लेक्स में कोई एक प्रकार का दाता परमाणु यूज हो जाएगा, उभय दंतुक लिगेंड हुआ। जैसे इसी कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्सिल एमीन, दाता परमाणु एक से ज्यादा प्रकार के हैं, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, लेकिन एक संकुल में या तो नाइट्रोजन यूज होगा या ऑक्सीजन यूज होगा, दोनों तो एक साथ आप यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये दोनों एक साथ यूज क्यों नहीं कर पाएंगे? सिंपल सी बात है, 3 सदस्यीय वलय का निर्माण होगा और आप अच्छी तरह से जानते हैं 3 सदस्यीय वलय कोई बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होती, अधिक स्थायी नहीं होती। तो दिक्कत है इसके साथ, या तो नाइट्रोजन यूज करो या ऑक्सीजन यूज करो। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या इथाइलिन डाइएमीन को उभय दंतुक लिगेंड माना जाना चाहिए? एक से ज़्यादा दाता परमाणु है, देखो, क्या उभय दंतुक लिगेंड है? जी नहीं, ये उभय दंतुक लिगेंड नहीं। क्यों? क्योंकि दाता परमाणु एक ही टाइप के हैं ना, और एक साथ ही दोनों तो यूज होते हैं। कहीं भी संकुल बनता है तो ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन ही तो बॉन्ड बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसे आप उभय दंतुक लिगेंड नहीं बोल सकते। क्या ऑक्जेलेट को आप उभय दंतुक लिगेंड बोल सकते हो? ये रहा ऑक्जेलेट, क्या ऑक्जेलेट को आप उभय दंतुक लिगेंड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? हर बार जो बंध बनेगा वो इन दोनों ऑक्सीजन से ही बनेगा, द्विदंतुक ही रहेगा। दो अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु नहीं है, और दो अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु नहीं है तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे हुआ? अच्छा, जैसे इसी ऑक्जेलेट में एक ऑक्सीजन को हटा के क्या लगा दूं मैं? एक सल्फर लगा दूं, मैं थायो ऑक्जेलेट बना देता हूं। एक ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दिया? एक सल्फर लगा दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया थायो ऑक्जेलेट। क्या थायो ऑक्जेलेट को उभय दंतुक लिगेंड माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल माना जाए। क्यों? हो सकता है कि 2 ऑक्सीजन के साथ लिंकेज लग जाए,
हो सकता है एक ऑक्सीजन एक सल्फर के साथ लिंकेज लग जाए, दोनों भाई माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस भी तो चलेगा। अगर आप रेजोनेंस चलाते हैं इसमें तो इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इस तरह का भी तो बना सकते थे। ये डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या O-, यहाँ पे O-। तो ऑक्जिलेट थायो ऑक्जिलेट क्या होगा? एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। क्या डाइथायो ऑक्जिलेट एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा? बिल्कुल हो सकता है। डाइथायो ऑक्जिलेट बोले तो ये कार्बन है और कार्बन से आपने 2 सल्फर अटैच कर लिए, ये डाइथायो ऑक्जिलेट है, नाम लिख ही देते हैं डाइथायो ऑक्जिलेट। अब डाइथायो ऑक्जिलेट में भी 2 प्रोबेबिलिटी, या तो दोनों सल्फर पे जब माइनस होगा तो यहाँ से आप उपसर्ग सहयोजी बंध बना दोगे, यहाँ से आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे, या फिर इसका अनुनादी संरचना बनाओ। इसकी अनुनादी संरचना बनाओगे तो क्या होगा, सल्फर तो डबल बॉन्डेड हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस केस में दोनों ऑक्सीजन से लिंकेज लग सकता है। तो थायो ऑक्जिलेट और डाइथायो ऑक्जिलेट दोनों ही क्या हुए, फिर उभय दंतुक लिगेंड हुए, एम्बिडेंटेड लिगेंड हुए। देखिए बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में हमने बात कर ली। एक और वर्ड आता है यहाँ पर, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। अब इसका हिंदी मीनिंग तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई दिया। हाँ, फ्लेक्सिबल को हिंदी में लचीला जरूर बोलते हैं, तो मे भी पॉसिबल कि हम इसको बोल पाएँ लचीला दंतुक लिगेंड। अब फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब किसी एक संकुल में आप देखेंगे तो 2 दंतुक दिखाई देगा, किसी और संकुल में आप देखने जाएंगे तो 1 दंतुक दिखाई देगा। तो ऐसा लिगेंड जिसकी दंतुकता अलग अलग संकुलों में क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसे आप क्या दोगे, क्या नाम आप दोगे? फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोबाल्ट के साथ एक आपने सल्फेट ले लिया। अब ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि कोबाल्ट के साथ 6 से ज़्यादा उपसर्ग सहयोजी बंध नहीं बनेंगे, 6 से कम भी नहीं बनेंगे। कोबाल्ट के साथ लिगेंड टोटल मिला के कितने उपसर्ग सहयोजी बंध का निर्माण करेगा? 6। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर SO4 आप यहाँ पर डब्बे के अंदर लेते हो और यहाँ पर आप Cl ले लेते हो। गौर से देखो, 5 उपसर्ग सहयोजी बंध तो अमोनिया से बन गए और आपको 6 ही बनाने हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो यहाँ सल्फेट क्या करेगा? 1 उपसर्ग सहयोजी बंध का निर्माण करेगा। 1 उपसर्ग सहयोजी बंध का निर्माण करेगा तो यहाँ पर जो सल्फेट है वो क्या है? एक दंतुक है। लेकिन अगर यहाँ पर NH3 होते, सपोज मैं इस तरह से लिख देता, NH3 4 है और फिर यहाँ पर मैं SO4 देता, सल्फेट लिख देता। अब इस केस में कुल उपसर्ग सहयोजी बंध 6 बनेंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो 4 तो बन जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से कितने बनेंगे? 2 यहाँ से बनेंगे। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो सल्फेट है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? ये द्विदंतुक लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि SO4 डाई नेगेटिव क्या हो गया? फिर ये फ्लेक्सिडेंटेड हो गया, इसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो गई, चेंज हो गई। चलो ये बात हो गई लिगेंड की क्लासिफिकेशन। कीलेटिंग लिगेंड मेरे हिसाब से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें बार बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक और है, बॉन्डिंग के आधार पर भी लिगेंड को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। आप मतलब लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग किस तरह की शो कर रहा है? भाई एक संकुल जब आप बनाओगे तो उसमें धातु और लिगेंड के बीच में बंध बनेगा। अब वो बंध जो बन रहा है, वो जो बॉन्डिंग है वो किस प्रकार की है? तो एक बंधता के आधार पर वर्गीकरण और देख लें हम। बंधता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। 2 तरह के लिगेंड होते हैं बेटा,
बंधता के आधार पर अगर आप देखोगे तो एक तो कैटेगरी बनती है क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड का मतलब क्या, शास्त्रीय लिगेंड नहीं होता बेटा ना, क्लासिकल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड जो केवल और केवल लोन पेयर देते हैं और सिग्मा बंध बना लेते हैं, बात खत्म है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग में उनके जो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज होंगे। सो बेसिकली ये जो लिगेंड्स होते हैं वो सिग्मा दाता लिगेंड होते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं। आप ज़्यादातर लिगेंड जो पढ़ते हैं वो इसी कैटेगरी के तो पढ़ते हैं। जैसे अधिकांश लिगेंड हैं जो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, X माइनस, OH माइनस, ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, सिग्मा दाता ही तो है। इसके अलावा H2O, NH3, आप बताओ ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर देते हैं और लोन पेयर देके क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ऑब्सेसिव बंध बना लेते हैं। ये सारे सिग्मा दाता है। अधिकांश लिगेंड जो इस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं वो सिग्मा दाता ही तो हैं। अच्छा, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स दरअसल वो लिगेंड हैं जो लोन पेयर देते भी हैं और लोन पेयर लेते भी हैं। मतलब एक तरफ तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे और मेटल को इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे, दूसरी तरफ मेटल से वापस से इलेक्ट्रॉन भी लेंगे और उसके थ्रू भी एक बॉन्ड बनेगा। अब वो बॉन्डिंग का नेचर क्या है उसके बिहाफ पर ये दो तरह के हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड में भी आप दो कैटेगरी बना सकते हो। एक तो होते हैं कौन से, सिग्मा दाता पाई ग्राही। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, बॉन्डिंग में सिग्मा के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और पाई के इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया जाएगा, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर क्रिएट किया जाएगा। सो इसीलिए तो नाम क्या पड़ा, सिग्मा दाता पाई ग्राही। जो दाता होता है, जो लोन पेयर देता है, वो कहलाता है क्षार, और जो ग्राही है, जो लोन पेयर लेता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल। तो आप ये भी तो बोल सकते थे ये क्या है, सिग्मा डोनर हैं, सिग्मा बेस हैं और पाई एसिड हैं। तो बेसिकली इन्हें एक और नाम दिया जा सकता है, पाई एसिड लिगेंड। तो नॉन क्लासिकल में जितने भी लिगेंड पढ़ोगे वो सारे के सारे लिगेंड किस कैटेगरी में आएंगे, पाई एसिड। तो एक कैटेगरी तो उसमें यही देख रहे हैं, सिग्मा दाता है और पाई ग्राही। क्या एग्जाम्पल आएंगे इसमें, याद रख लेना बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी थी और क्लास 11th में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 यहाँ दिखाई दे रहे थे ना, वो सारे उठा लो यहाँ पर। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड में दिख रहे थे, डाई नाइट्रोजन में दिख रहे थे, Cn माइनस में दिख रहे थे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिग्मा दाता पाई ग्राही के। लोन पेयर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, पाई बॉन्ड बना जाते हैं। इसके अलावा आप PX3 भी देख सकते हो। PX3 में X आप अल्काइल ग्रुप ले लो, X आप बेंजीन रिंग ले लो, सब चलेंगे, सिग्मा दाता पाई ग्राही। इसकी एक और कैटेगरी आप बना सकते हैं। एक कैटेगरी जो बनेगी इसकी वो होगी पाई दाता पाई ग्राही। एक तो सिग्मा दाता सिग्मा ग्राही, दूसरे पाई दाता पाई ग्राही। समझ रहे होगे, पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और पाई बॉन्डिंग के लिए जाएंगे। तो उन लिगेंड के साथ होंगे जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें पाई बॉन्ड हो। अब पाई बॉन्ड आपको कहाँ मिलेगा, इथाइलिन में मिल जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपको एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ने में आया होगा ये। इसके अलावा बेंजीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पाई दाता पाई ग्राही तो आएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देंगे और एक्सेप्ट भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ये नॉन क्लासिकल लिगेंड है। ज़्यादातर केस में तो हम क्लासिकल लिगेंड के एग्जाम्पल देखते रहते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक केस में हम नॉन क्लासिकल लिगेंड के एग्जाम्पल भी देखते हैं। सो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम तो फोकस इन पे ही रहता है, बाकी ये भी पढ़ेंगे। चलें अब नया कंसेप्ट डिस्कस किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं बेटा समन्वय संख्या। क्या है समन्वय संख्या? केंद्रीय धातु परमाणु और आयन के साथ कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि लिगेंड कितने जुड़े हैं, मैंने क्या कहा, दाता परमाणु कितने जुड़े हैं।
थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़े हुए दाता परमाणुओं की जो संख्या है वही दरअसल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आप कंफ्यूज ना हो तो आप सीधे सीधे यही चीज समझ लें कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ कुल उपसंयोजी बंध कितने बनाए जा रहे हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ निर्मित कुल उपसंयोजी बंधों की संख्या ही दरअसल हमारे लिए क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पहले से आपके लिए लिख दिए हैं, आपको ये याद करने हैं, ये फिक्स है। जैसे सिल्वर प्लस हुआ, कॉपर प्लस हुआ, सॉरी कॉपर प्लस बोल गया, सिल्वर, गोल्ड, थैलियम, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। और बाकी के भी मैंने इस तरह से लिखे हैं, ये आपको याद करने। अब कैसे निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर, आसान सा काम है। देखो जरा, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, आपको ये तो देखना है उपसंयोजी बंध कितने बनेंगे। ये एक दंतुक होता है NH3, तो एक NH3 के साथ एक उपसंयोजी बंध बनेगा, 2 के साथ कितने बनेंगे, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2 हुआ ना। सपोज मैंने ये एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया होता और आपसे पूछता कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो भाई ये तो लिगेंड है नहीं, डब्बे के अंदर ही रहे। एक NH3 से एक उपसंयोजी बंध बनेगा, 6 के साथ कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। सपोज मैं आपसे बोलूं आयरन का ऑक्जिलेट के साथ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कैसे बताओगे। अब ऑक्जिलेट होता है द्विदंतुक, द्विदंतुक का मतलब यह हुआ कि एक ऑक्जिलेट से 2 बनेंगे उपसंयोजी बंध। तो एक ऑक्जिलेट अगर 2 उपसंयोजी बंध बनाएगा तो 3 ऑक्जिलेट कितने बनाएगा, 6 बनाएगा ना, 6 उपसंयोजी बंध बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। सपोज मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो इथाइलिन डाइमीन क्या है, द्विदंतुक है। एक इथाइलिन डाइमीन से कितने उपसंयोजी बंध बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 इथाइलिन डाइमीन से कितने उपसंयोजी बंध बनेंगे, 4, तो 4 इधर बन जाएंगे, 2 इधर बन जाएंगे। कुल उपसंयोजी बंध कितने बनेंगे, 6, और 6 उपसंयोजी बंध बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये एक और टर्म हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो बेटा, अब बाकी की टर्मिनोलॉजी तो हमने देख ली, बस कुछ और टर्मिनोलॉजी बची है और अपना ये सेक्शन अपना फिनिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं, संकुल पे आ जाते हैं। तो 2 तरह के संकुल होते हैं बेटा, एक तो संकुल होता है होमोलैप्टिक और दूसरा होता है हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक संकुल का मतलब क्या हुआ, ऐसा संकुल जिसमें सारे के सारे लिगेंड एक ही प्रकार के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संकुल जिसमें समन्वय मंडल में सारे लिगेंड क्या हैं, एक समान प्रकार के हैं, वो कहलाता होमोलैप्टिक। जैसे अभी आप देखो ना K4FeCN6 है ना, तो K4FeCN6 में आयरन के साथ 6 के 6 साइनाइड है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चलो क्यूपरा अमोनियम सल्फेट, तो क्यूपरा अमोनियम सल्फेट में सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, NH3 हैं। ये सारे के सारे क्या हुए, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हुए ना। अच्छा, एक और वर्ड आता है इसमें, वो वर्ड है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स नाम से समझ में आ गया होगा आपने, ऐसे संकुल जिनमें समन्वय मंडल के सारे लिगेंड एक जैसे नहीं हैं। ऐसे संकुल जिनमें एक ही समन्वय मंडल में सारे लिगेंड एक समान नहीं है।
वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आसान है समझना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ इस तरह के कंपाउंड लिखे थे, अब गौर से देखो, इसमें एक तो इथाइलिन डाइमीन है, दूसरा अमोनिया है, तो दो तरह के लिगेंड हो गए। दो तरह के लिगेंड हो गए तो ये क्या हुआ? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कॉम्प्लेक्स की दो कैटेगरी ये भी हैं, एक तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा हेटेरोलेप्टिक। अब एक टर्मिनोलॉजी और बचती है, उसको और डिस्कस किया जाए, कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में ही है। एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या? जिसमें कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो आइडियल डेफिनेशन क्या होती है संकुल की? ऐसा संकुल जो जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बना के रखता है, जो जलीय विलयन में भी अपने सभी सरलतम आयनों में वियोजित नहीं होता, उनके परीक्षण नहीं देता, वही तो एक आइडियल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स की। तो जो कॉम्प्लेक्स इसको फॉलो कर रहा है वो कौन सा हुआ? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा वो क्या माना जाए? वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात, यानी ऐसा संकुल जो जलीय विलयन में अपने सरलतम आयनों के परीक्षण दे जाए, उसे आप क्या मानोगे? इम्परफेक्ट मानोगे। हालांकि शुरुआत में तो ये डेफिनेशन स्थायित्व के आधार पर थी, बाद में ये डेफिनेशन रिएजेंट के आधार पर होगी। हो सकता है कोई एक कॉम्प्लेक्स एक रिएजेंट के लिए परफेक्ट हो, दूसरे रिएजेंट के लिए वही कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए? इम्परफेक्ट हो जाए। समझते हैं कैसे? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स जिसको किसी अभिकर्मक से आप क्या करो? ट्रीट करो, और अभिकर्मक से ट्रीट किए जाने पर सभी सरलतम आयन के परीक्षण नहीं मिलेंगे, नहीं दिए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और एक वर्ड आएगा क्या? इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात क्या है? कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसे आप क्या करो? अभिकर्मक से ट्रीट करा दो, रिएक्ट करा दो, और अभिकर्मक से रिएक्ट या तो करे ही ना, या फिर करे तो जो डब्बे के बाहर हैं, जो सरलतम आयन नॉर्मली वे में आपको मिल जाते हैं, उसके परीक्षण तो दे। बाकी ये गलत बोल गया मैं, मतलब ये सबके ही दे देगा, जो डब्बे के बाहर है उनके भी दे देगा, जो डब्बे के अंदर है उनके भी दे देगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है? अपने सभी सरलतम आयन के परीक्षण देता है, जो सभी सरलतम आयन के परीक्षण दे दे वो क्या है? इम्परफेक्ट है। और जो परीक्षण ना दे वो क्या है? परफेक्ट है। अब ये रिएजेंट बेस्ड है मामला बेटा। रिएजेंट बेस्ड कैसे है? जैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है, ठीक। अब आयरन का ऑक्सीकरण अंक अगर +3 है तो आयरन +3 का डिटेक्शन टेस्ट अगर दे दिया तो इसको हम क्या मानेंगे? इम्परफेक्ट। और अगर आयरन +3 का डिटेक्शन टेस्ट नहीं दिया तो इसे हम क्या मानेंगे? परफेक्ट। अब देखिएगा जरा, जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता हूँ, मुझे पोटेशियम से कोई लेना देना है नहीं, बेसिकली मुझे लेना देना है इससे, SCN- से, क्योंकि आयरन +3 अगर कहीं भी फ्री फॉर्म में घूम रहा हो ना तो उसकी खासियत होती है वो थायोसाइनेट के साथ मिलकर ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बना देता है, ब्लड रेड कलर क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर जब मैं इस संकुल को ट्रीट कराता हूँ थायोसाइनेट के साथ तो ये ब्लड रेड कलर नहीं मिलता। ब्लड रेड कलर नहीं मिल रहा है मतलब सॉल्यूशन के अंदर आयरन +3 नहीं है आपके पास पर्याप्त मात्रा में। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको NaOH से ट्रीट कराता हूँ तो NaOH के सांद्र विलयन से अभिकृत कराए जाने पर ये जो आयरन है +3 का, ये ब्राउन PPT बन जाता है। अब ब्राउन PPT बन गया तो वो बता रहा है कि सॉल्यूशन में आयरन +3 आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा होगा। तो एक जगह तो ये क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है,
प्रेसिपिटेट क्या कलर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, परफेक्ट। और एक जब आयरन +3 का परीक्षण दे गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इम्परफेक्ट। परीक्षण नहीं दिया तो परफेक्ट है, दे दिया तो इम्परफेक्ट है। सीधी सी कहानी है। ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के साथ है, जैसे एक ही रिएजेंट के साथ अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। कॉपर के साथ जो स्थायी संकुल बनता है KCN का, उसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +3 होता है। याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर K3CuCN4 है, K2CuCN4 नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अधिक स्थायी है, इसका स्थायित्व तो ज़्यादा है। अब अधिक स्थायी है तो क्या होगा, आप सोचते हो अगर कि इसमें आप H2S की सप्लाई करोगे और यहाँ पर Cu2S का कोई PPT बनेगा तो नहीं बनता। लेकिन जो K2CdCN4 होता है ना, K2CdCN4 तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, और कम स्थायी होता है तो जब आप इसमें H2S की सप्लाई देते हैं ना, तो ये कैडमियम सल्फाइड का येलो PPT दे जाता है। तो H2S के सापेक्ष ये संकुल तो क्या है, परफेक्ट है, और ये संकुल क्या है, इम्परफेक्ट है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो भरे पड़े हैं बेटा। एमीन का जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का, इस कॉम्प्लेक्स में आप अलग अलग रिएजेंट यूज करें, जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन यूज करें, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का येलो कलर का PPT बनता है। बेटा ये तो याद ही करने, इसमें दिमाग लगाने का काम तो है ही नहीं। फिलहाल बोर्ड पे जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये 100% याद करने वाला मामला है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या करें, KBr का एक्वस सॉल्यूशन लें। एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का PPT नहीं बनता। लेकिन अगर आप ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में KBr ले लेते हैं तो ज़रूर यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो कलर का हल्के पीले रंग का अवक्षेप बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। सो ये कहानी टर्मिनोलॉजी की, और यहाँ पर हमारी टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन फिनिश होता है। अब हम IUPAC नामांकन पे आएंगे। तो बेटा अब हम मूव करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजक के नेक्स्ट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर पर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ऑब्वियस सी बात है, IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो लिगेंड का भी होगा। सो सबसे पहले क्या देखा जाए, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड के नामांकन। अब लिगेंड के नाम बड़े आसान से हैं, कोई भारी भरकम काम है नहीं। सबसे पहले तो जैसे उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड में कुछ के लिए स्पेसिफिक नाम है, आपको अब तक याद भी हो गए होंगे। जैसे आपको पता है कि H2O, तो H2O को हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। आपको पता है NH3, तो NH3 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा डबल एम आता है इसमें, और ये काफ़ी ज़रूरी है, एमीन बोलते हैं। NO आपको पता है क्या बोलते हैं, आप इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, अदरवाइज ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ हम कार्बोनिल बोलते हैं। बस इतना याद रखना है। शेष जितने भी बचते हैं, शेष सभी कौन से वाले, उदासीन लिगेंड एच सच रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आप नॉर्मल नाम बोलते हो वही बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे N2 है, तो N2 को क्या बोला जाता है, डाई नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन बोलो। O2 को क्या बोला जाता है, डाई ऑक्सीजन, तो डाई ऑक्सीजन बोलो। T4 को क्या बोला जाता है, टेट्रा फॉस्फोरस, तो टेट्रा फॉस्फोरस बोलो। आपको कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे आप बोलते आए हो वैसे बोलो। फॉर एग्जाम्पल
अब CH3NH2 मिथाइलेमीन, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जो बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। मिथाइल एमीन बोल सकते हैं, इवन दो आप इसे मिथेनामीन बोला चाहें वो भी चलेगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप कॉमन नेम उठा लें तो भी चलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप IUPAC नेम उठा लें तो भी चलेगा, दोनों चलेंगे। मिथाइल एमीन, मिथेनामीन दोनों सही हैं। ठीक इसी तरह से इथाइलिन डाइएमीन। अब इथाइलिन डाइएमीन IUPAC नाम थोड़ी है, IUPAC नाम क्या है, एथेन 1,2 डाइएमीन, दोनों चलेंगे। आप इसको इथाइलिन डाइएमीन बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोलें, आप इसको इथेन 1,2 डाइएमीन बोलना चाहते हैं, इथेन 1,2 डाइएमीन बोलें, दोनों में ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदासीन लिगेंड ऐसे चलेंगे, कोई समस्या नहीं। जैसे एक और लिख देते हैं, चलो जगह अपने पास वैसे भी है, आपको याद होगा NH2CONH2, आप इसे यूरिया बुलाते हैं तो यूरिया ही बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला रूल याद रखें, लिगेंड के नोमेनक्लेचर में उदासीन लिगेंड एज सच रहते हैं, कोई चेंज नहीं किए जाते। ये तो बात की हमने किसके बारे में, उदासीन लिगेंड के बारे में। अब ऋणावेशित लिगेंड का क्या। हम देख रहे हैं किसका, ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण। आसान सा काम, बहुत आसान है भाई। ऋणावेशित लिगेंड आपको 3 कैटेगरी में मिलेंगे। एक तो मिलेंगे आइड, आपको सिंपल सा काम करना है, ई हटाओ ओ जोड़ दो, तो आइड को क्या कर दो, आइडो कर दो। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, फ्लोराइडो, क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो, एजाइड, एजाइडो, नाइट्राइड, नाइट्राइडो। आपको सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, ई हटा के ओ जोड़ देना है और ये आपका क्या बन जाएगा, लिगेंड का नाम बन जाएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइडो, परऑक्साइड, परऑक्साइडो। अच्छा, एक कैटेगरी हमारे पास किसकी आती है, आइट। आइट में भी आपको यही करना है, ई हटाओ ओ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आइटो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये क्या होता है, नाइट्राइट। आपने क्या किया, ई हटाया ओ जोड़ दिया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्राइटो। सल्फाइट, सल्फाइटो। आइट से ओ बना दिया। और एक आपको एनायन की कैटेगरी मिलती है किसकी, 8 की। तो 8 का जो एनायन है इसमें भी ई हटा के ओ जोड़ दो, क्या हो जाएगा, एटो। कैसे, जैसे CH3COO- एसीटेट, तो इसका नाम क्या बोलोगे आप, एसीटेटो। SO4 डाई नेगेटिव सल्फेट, तो क्या बोलोगे, सल्फेटो। जैसे CO3 डाई नेगेटिव क्या है, कार्बोनेट, तो क्या बोलोगे, कार्बोनेटो। NO3- क्या है, नाइट्रेट, तो क्या बोलोगे, नाइट्रेटो। 8 से O, ऑक्जेलेट, C2O4 डाई नेगेटिव, ये हो गया ऑक्जेलेट, तो क्या बोलोगे इसको, ऑक्जेलेटो। 8 से O बनाना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब इसमें भी एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, कार्बनिक ऋणायन है, और कार्बनिक ऋणायन में यदि कार्बन पर क्या है, नेगेटिव है, तो कार्बनिक ऋणायन में कार्बन पर नेगेटिव है, तब ई हटाकर ओ नहीं लगाते हैं, तब अतिरिक्त ओ नहीं जोड़ा जाता।
फिर क्या करते हैं, आपको एच सच रखना है, जो नाम है उसमें कोई चेंज नहीं करना, जो रेडिकल का नाम बोलते हैं वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 माइनस में ले लूं, तो नॉर्मली CH3 को आप क्या बोलते हो, मिथाइल बोलते हो, मिथाइल बोल के छोड़ दो, बात खत्म। जैसे ये आपको पता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल C5H5 माइनस, इसके बारे में बात कर रहा हूं। अब नेगेटिव है लेकिन इसका नाम जो रहेगा यही रहेगा, इसको आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही बोलोगे, इसमें एट आइट इस तरह का कुछ नहीं आता बेटा। तो ये रूल अलग से याद रखना है, बाकी काम खत्म है। धनायनिक लिगेंड में एक ही आएगा आपके NO+ ही आएगा, तो उसको आप नाइट्रोसोनियम बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा तो आपका धनायनिक लिगेंड मिलेगा भी नहीं, आप उसे नाइट्रोसोनियम भी बोलें, कुछ जगह एक आध बुक ने नाइट्रोसेलियम भी लिखा है, दोनों बोल सकते हैं, आप नाइट्रोसोनियम यूज करें, वो मुझे लगता है कि ज्यादा सही होगा। सो ये हमने बातचीत खत्म की लिगेंड के नामकरण के बारे में। अब आगे बातचीत करते हैं। अब अगली चीज नामकरण की, नाम कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, संकुल का। तो बेटा जो संकुल है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो या तो हो सकता है धनायनिक हो, या हो सकता है ऋणायनिक हो, या हो सकता है आयनिक हो, या क्या हो, उदासीन हो। तो सपोज मैं सबसे पहली कैटेगरी संकुल की कौन सी ले रहा हूं, उदासीन संकुल है। उदासीन संकुल में ये होगा ना, ये मेटल होगी, यहाँ पर L1 L2 L3 इस तरह से क्या होंगे, लिगेंड होंगे। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिगेंड लिखने हैं, और लिगेंड किस में लिखने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में। भाई एक से ज्यादा लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखो, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है उसको पहले लिख दो, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में है उसको बाद में लिख दो। लिगेंड लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो भी है उसको लिखो। जब आप सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन M को लिख चुके होगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था लिखो। और याद रखना ऑक्सीकरण अवस्था जो आपको लिखनी है वो रोमन लिपि में लिखनी है, नॉर्मल वे में नहीं लिखनी है। नॉर्मल लिपि आप जानते ही हैं, वो कोई भारी भरकम काम है नहीं, बस इतना सा है। लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड किस में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु लिखा जाएगा, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था रोमन में। अच्छा, एक रूल हमेशा चलता है कि अगर कोई सॉल्ट है या फिर कोई आयनिक यौगिक है तो पहले धनायन लिखा जाएगा फिर ऋणायन लिखा जाएगा, चाहे वो संकुल प्रवृत्ति का हो या सामान्य हो। सो अगला जो हम बातचीत कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल किस तरह का होगा समझो। धनायनिक संकुल में क्या होगा, मेटल होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होंगे और बाहर कोई एक ऋणायन होगा, बाहर कोई एक एनायन होगा। और ये एनायन सरल होगा, ये जटिल होगा, तो जटिल धनायन और यहां पर सरल ऋणायन। सबसे पहले क्या होगा, धनायन पहले लिखा जाएगा और धनायन के बाद फिर क्या होगा, फिर ऋणायन लिखा जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब धनायन क्या है, धनायन क्या है, संकुल है, और संकुल के लिए जो रूल ऊपर लिखा है वही फॉलो होना है, अलग से नहीं है। मतलब इस संकुल धनायन को कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखी जाएगी, सेंट्रल मेटल आयन लिखी जाएगी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखी जाएगी, रोमन में लिखी जाएगी। और उसके बाद जो आपने ऋणायन लिया है उसका नाम लिख दोगे, बात खत्म है। आसान सा काम। अगर आपके पास क्या हो, ऋणायनिक संकुल हो, तो धनायनिक संकुल हो गया, उदासीन संकुल हो गया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऋणायनिक संकुल। तो ऋणायनिक संकुल में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कैटायन होगा +X और ये आपके पास L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन, ये एनायन होगा -X। धनायन ऋणायन हो गए।
रूल आपको पता है, पहले धनायन उसके बाद ऋणायन। तो ये जो धनायन यहाँ पर होगा, पहले तो उसको लिखोगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दो, आयरन है तो आयरन लिख दो, ये धनायन हो गया। धनायन के बाद अब ये हिस्सा क्या है, संकुल ऋणायन। तो अब आप क्या करोगे, संकुल ऋणायन जो होगा इसका नाम लिखोगे। अब संकुल ऋणायन में एक हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है, यहां पर आपको क्या करना, ठीक है लिगेंड सबसे पहले लिखते थे, अभी भी लिखोगे, और वही वर्णमाला क्रम में लिखोगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखोगे, जो लेटर बाद में आता है उसको बाद में लिखोगे। लिगेंड के बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, ईएम हटा दो और ऐड कर दो 8। ईएम हटा के उसकी जगह क्या करोगे, 8 कर दोगे, माइनस ईएम प्लस 8। जैसे क्रोमियम है तो ईएम हटा के 8 लगाया तो क्रोमेट, ऑस्मियम है तो ऑस्मेट, तो ईएम हटा के क्या करो, 8 लगा दो। और 8 लगाने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखना है, रोमन में लिखना है। तो एक हल्का सा चेंज है। जब जब ये होगा कि आपके पास जो संकुल है उसके ऊपर ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तब आप जब नाम लिखोगे तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 जरूर आएगा। जैसे अभी अभी हमने बात की, क्रोमियम है तो क्रोमियम को क्या बोलोगे, क्रोमेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को आप क्या बोलोगे, कोबाल्टेट। ऑस्मियम है तो क्या बोल दोगे, ऑस्मेट। ईएम हटाओ, 8 लगाते जाओ, निकल तो निकलेट। सिंपल सा काम करना है। अब कुछ मेटल ऐसी हैं जिनके लिए ग्रीक शब्द यूज किए जाते हैं जब आप 8 वर्ड का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा, नोट लगा के इसको, वो काफी जरूरी है बेटा। ये कुछ धातुओं के लिए ग्रीक या फिर लैटिन, जो भी आप बोलना चाहें, ग्रीक शब्दावली यूज करते हैं। कुछ मेटल हैं ऐसी जिनके लिए आपको ग्रीक शब्दावली पे आना पड़ेगा। कौन कौन सी मेटल हैं देखना जरा, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ मेटल जिनके लिए ग्रीक शब्दावली यूज हो रही है। Ag+ सिल्वर है, ध्यान देना। अब सिल्वर के लिए सिल्वरेट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्जेंटेट। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को गोल्डेट नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेट। आयरन है, आयरन को आयरेट नहीं बोलते, आयरनेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरेट। टिन है, टिन को हम क्या बोलते हैं, स्टेनेट। ये 8 वाले केस हैं, स्पेसिफिक केस हैं जिनके लिए ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। चलो इसी केस को हम कंटिन्यू करते हैं इधर। जैसे यहां पर मैं और भी ले लूं, आप पहचानना आसान है वैसे, मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा नाम आप बोलें मेटल का जिसमें मेटल का जो नाम का स्टार्टिंग वर्ड है और उसका जो सिंबल है मैच ही नहीं कर रहा, तो समझ जाना वहां पे ग्रीक टर्म ही यूज करना है। जैसे सिल्वर S से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सिंबल A से स्टार्ट हो रहा है। गोल्ड G से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ सिंबल A से स्टार्ट हो रहा है। आयरन I से स्टार्ट हो रहा है, सिंबल F से स्टार्ट हो रहा है। जहां भी इस तरह का मामला है, लेड है तो लेड को आप क्या बोलोगे, प्लम्बेट। लेड क्या होता है, प्लम्बम होता है ना, प्लम्बम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्बेट। ग्रीक टर्म यूज करने हैं, गिनी चुनी जगह ग्रीक टर्म यूज करने हैं, हर कहीं तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे वैसे मरकरी के लिए तो मर्क्यूरेट चलता है, उसके लिए दोनों वर्ड चलते हैं। मरकरी के लिए उसको हाइड्रोजनेट भी बोल सकते हो, उसको आप मर्क्यूरेट भी बोल सकते हो। सो यहाँ तक आते आते हमने नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक चीजें देखी हैं, धनायनिक, ऋणायनिक, उदासीन। अब अगर आयनिक है संकुल तो रूल तो यही फॉलो होंगे। धनायन के लिए धनायनिक का रूल फॉलो कर दो, ऋणायन के लिए ऋणायनिक का रूल फॉलो कर दो, दोनों को ऐड कर दो, हो गया काम। क्या हो जाएगा,
वो आयनिक संकुल का IUPAC नामकरण हो जाएगा। तो बेटा हम क्या देख रहे थे, हम रूल्स देख रहे थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। IUPAC नामकरण के, किसका IUPAC नामकरण कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, संकुल यौगिकों का। क्या सीखा हमने? अगर संकुल उदासीन है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिगेंड लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, उसके बाद रोमन में उसका ऑक्सीकरण अंक। उसके बाद हमने क्या देखा? हो सकता है संकुल धनायनिक हो और साथ में क्या हो, एक सरल ऋणायन हो। अगर ऐसा है तो धनायन पहले लिखा जाएगा, ऋणायन बाद में लिखा जाएगा, और धनायन आपका संकुल है। संकुल का रूल वही है कि पहले तो लिगेंड लिखोगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, और फिर साथ में ब्रैकेट में आप ऑक्सीकरण अंक लिख दोगे, किसमें? रोमन लिपि में। उसके बाद फिर जो काउंटर आयन है उसको लिख दो, और सपोज काउंटर आयन नहीं है, ऋणायन है ही नहीं, अकेले धनायन लिखा हुआ है, तो पूरा नाम लिखने के बाद लास्ट में आयन लिख दो। ये आयन बताएगा कि भैया काउंटर आयन नहीं है हमारे पास केवल और केवल धनायन बचा हुआ है। अगर संकुल ऐसा है जो कि ऋणायनिक है तो साथ में एक सरल धनायन भी होगा, तो पहले सरल धनायन को लिखो, उसके बाद संकुल ऋणायन को लिख दो। संकुल ऋणायन को कैसे लिखेंगे? वही सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन। अब यहाँ पर एक चेंज है, अगर संकुल के ऊपर ऋण आवेश है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होगा उसमें EM हटा के 8 लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर रोमन लिपि में ऑक्सीकरण अंक दर्शाया जाएगा। अब EM हटा के 8 कैसे? जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट हो गया, कोबाल्ट है, EM है ही नहीं तो डायरेक्ट 8 लगा दो, कोबाल्टेट हो गया, निकल है तो निकलेट हो गया। इस तरह से प्लैटिनम है, प्लैटिनेट हो गया। हमने देखा है कुछ धातुएं ऐसी रहेंगी जिनमें क्या होगा, आप जब उस धातु का नाम बोलोगे और उसका जो सिंबल लिखोगे वो अलग अलग आएगा। जैसे सिल्वर एस से बोल रहे हैं और उसका सिंबल AG आ रहा है, वो तो A से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो धातुएं हैं उनके ग्रीक भाषा के शब्द उपयोग में लाए जाएंगे। जैसे सिल्वर को ग्रीक में क्या बोलते हैं? अर्जेंटम, तो अर्जेंटेट। सो कॉपर, क्यूप्रियम, क्यूप्रेट, है ना? तो कॉपर को आप क्यूप्रेट बोलोगे, सिल्वर को अर्जेंटेट बोलोगे, गोल्ड को ऑरेट बोलोगे, लेड को प्लम्बेट बोलोगे। ये कुछ स्पेसिफिक नाम हैं जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, एक दो छोटी छोटी चीजें और रह गई हैं, वो और हम देख लें। भाई अगर एक समान लिगेंड एक से ज्यादा हो तब क्या करें? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीखा होगा, यदि एक समान लिगेंड क्या है, एक से अधिक हैं, तब क्या किया जाए? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि पूर्व लग्न लगेगा। अब पूर्व लग्न जो होता है दो तरह का होता है। कौन सा पूर्व लग्न दो तरह का होता है? एक तो होता है कौन सा? प्राथमिक पूर्व लग्न, और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक पूर्व लग्न। तो प्राथमिक पूर्व लग्न लगेगा या फिर द्वितीयक पूर्व लग्न लगेगा, वो हम देख लेते हैं। चलो लिख भी देते हैं, सब एक जैसे देखेंगे तो अच्छा है। प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न। आपको याद होगा जैसे नंबर 2 है तो 2 के लिए क्या बोलते हो? डाई। 3 के लिए क्या बोलते हो? ट्राई। 4 के लिए क्या बोलते हो? टेट्रा। 5 के लिए क्या बोलते हो? पेंटा। 6 के लिए क्या बोलते हो? हेक्सा। और 6 के आगे तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इससे आगे की गिनती याद भी क्यों करें। अच्छा, अब द्वितीयक पूर्व लग्न, जब डाई बोलने से काम नहीं चल रहा हो तो आपको पता है द्वितीयक पूर्व लग्न पे आना पड़ता है, और 2 को इंडिकेट करने के लिए फिर डाई नहीं लिखते, विष लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हो? ट्रिस। 4 के लिए क्या लिखते हो? टेट्राकिस। 5 के लिए क्या आता है? पेंटाकिस। 6 के लिए क्या आता है? हेक्साकिस। सो ये शब्दावली है जो आपको काम में लेनी पड़ती है। अब ज्यादातर केस में तो प्राथमिक पूर्व लग्न ही चलता है, द्वितीयक पूर्व लग्न की जरूरत नहीं होती। जैसे कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में 4 H2O हैं,
तो 4 H2O के लिए मैं क्या बोलूंगा, टेट्रा एक्वा बोलूंगा ना। H2O एक्वा कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा। भाई अगर किसी में 2 क्लोरीन होते, Cl- होते, तो मैं क्या बोलता, डाइक्लोराइडो। इस तरह से होगा। कंफ्यूजन कहाँ आता है, द्वितीयक पूर्व लग्न कहाँ उपयोग में लाना है, तो उसको याद कर लें। नोट, जब भी ऐसा हो बेटा कि जब लिगेंड के नाम में पहले से ही प्राथमिक पूर्व लग्न आ रहा है, जैसे एथाइलिन डाई एमीन, इसके नाम में पहले से ही डाई लगा हुआ है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, नाम में पहले से ही ट्राई आ रहा है। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, तो पेंटा भी आ रहा है, डाई भी आ रहा है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम, डाई आ रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि शब्द आ रहे हो और ऐसे लिगेंड कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा हों, तो फिर उनको प्रदर्शित करने के लिए प्राथमिक पूर्व लग्न नहीं लगाया जाता, द्वितीयक पूर्व लग्न लगाया जाता है। तो क्या हमने बातचीत की, पहला नोट क्या याद रखना है, यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहा हो, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि पूर्व लग्न आ रहे हो, अगर ऐसा है तो फिर क्या करना है, और ऐसे जो लिगेंड हैं एक से अधिक हैं, क्या करेंगे तब इन लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए, तब हमें क्या करना है, इन लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए द्वितीयक पूर्व लग्न प्रयोग करने होंगे। द्वितीयक पूर्व लग्न प्रयुक्त होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसको हम एग्जाम्पल से देखें। जैसे कहीं पर इथाइलिन डाइएमीन 2 हैं, तो इसके लिए आप डाई इथाइलिन डाइएमीन नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा डाई इथाइलिन डाइएमीन, सोचो, लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई है, तो इसका सही नाम क्या होगा, आप बिस लगाओगे, 2 के लिए क्या बिस, और लिगेंड का नाम पूरा ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा ये बिस इथाइलिन डाइएमीन। ये बिल्कुल सही तरीका है इसको लिखने का। और ऐसे एक नहीं, ढेरों हैं। जैसे सपोज मेरे पास साइक्लोपेंटा डाइनाइल हैं और 2 हैं। अब साइक्लोपेंटा डाइनाइल, तो इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, डाई साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये गलत हो गया। सही तरीका क्या है इसको लिखने का, बिस, 2 हैं इसलिए, और फिर ब्रैकेट। अब क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ये सही तरीका है। ये एक हमने नोट देखा, 2 नोट है टोटल बिस ट्रिस टेट्रा के ये टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए, पहला नोट हमने ये देखा है। अच्छा, इस कैटेगरी में कौन कौन से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ढेरों हैं बेटा। आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड कहीं भी आ जाए, जैसे DMG हैं और 2 हैं, तो 2 DMG के लिए क्या लिखोगे, अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, 2 के लिए आप यही लिखोगे ना, बिस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम 8। अच्छा, 8O क्यों आया, DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिमेट, ये ऋणायन है, लास्ट का ई हटा के वो जोड़ोगे ना, तो बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिमेटो। ये हमारा रूल नंबर, नोट नंबर 1 है कि जब भी ऐसा हो लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये शब्द आ रहे हों, तो फिर हमें ऐसे लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स पे आना पड़ेगा। अच्छा, जब भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स होते हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीयक पूर्व लग्न जो होते हैं, इनका उपयोग लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है कि लिगेंड कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक पूर्व लग्न
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो हम डिसाइड करते हैं ना, जिसके हिसाब से अलग अलग लिगेंड को लिखते हैं, उसमें कंसीडर नहीं होते। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास टेट्रा एक्वा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम टी से स्टार्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि टेट्रा तो ये दर्शा रहा ना आपको कि 4 H2O है, हकीकत में तो लिगेंड का नाम एक्वा है ना, तो ए से स्टार्ट हुआ माना जाएगा। अब जैसे इथाइलिन डाइएमीन है, अब इथाइलिन डाइएमीन 2 हैं, तो 2 के लिए आपने क्या लिख दिया, बिस इथाइलिन डाइएमीन। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बिस से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि लिगेंड का नाम बिस नहीं है। लिगेंड का नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है, इथाइलिन डाइएमीन। तो आप उसमें क्या देखोगे, ई देखोगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो आप याद रखते जाओ, आपके लिए काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक और नोटिस अपना रह गया, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नोट नंबर 2, जब भी ऐसा हो रहा हो कि आप लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग करने के बाद जो आपको नाम लिखने में आया है, अगर मैं उस नाम को लेके लिगेंड बनाने की कोशिश करूं, लिगेंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं, जैसा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं कि नाम दे दिया लिख के आपको कि भाई 2 मिथाइल पेंटेन बनाना है, और फाइनली आप उस नाम को देख के 2 मिथाइल पेंटेन बना देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक ऐसा नाम आपको लिख के दे दिया जाए कि उससे आपके 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हो, या फिर मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था जिसमें 2 मिथाइल पेंटेन था, अब उसका नाम कुछ ऐसा आपने रख दिया प्राथमिक पूर्व लग्न लगा के, ये कुछ अलग ही मॉलिक्यूल बन रहा है। सो जब भी ऐसा हो कि प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग करने पर लिगेंड के नाम में कंफ्यूजन हो रहा हो, ऐसे लग रहा हो जैसे कोई और ही मॉलिक्यूल बन गया, तब द्वितीयक पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। पहले नोट लिख लें, फिर मैं इसको समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं नोट सेकंड की। क्या है नोट सेकंड? जब प्राथमिक पूर्व लग्न का प्रयोग करने पर क्या हो रहा हो, लिगेंड के नाम में कंफ्यूजन आ रहा हो। कंफ्यूजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संशय। संशय आ रहा हो, तब क्या किया जाएगा, लिगेंड की संख्या दर्शाने के लिए, इस केस में अगर लिगेंड की संख्या दर्शाना है तो क्या किया जाएगा, द्वितीयक पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं। ऐसे केस में अगर लिगेंड की संख्या आपको दर्शानी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, द्वितीयक पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। नहीं आई बात समझ में? उदाहरण देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास मिथाइल एमीन 2 है, तो आप इन 2 मिथाइल एमीन को डाई मिथाइल एमीन नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है इसमें, मिथाइल एमीन में तो कोई प्राथमिक पूर्व लग्न भी नहीं आ रहा, मिथाइल एमीन में तो कोई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इस तरह का शब्द भी नहीं आ रहा, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों 2 मिथाइल एमीन के लिए हम डाई नहीं लिख सकते? दिक्कत है बेटा, अगर ये शब्द सुन के आप फॉर्मूला बनाने जाओगे ना डाई मिथाइल एमीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमीन से नाइट्रोजन से आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, ये होता है डाई मिथाइल एमीन। ये तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गया। देखो कहाँ तो आप बताना चाहते थे कि मिथाइल एमीन 2 हैं, और कहाँ आपने एक अलग ही मॉलिक्यूल बना दिया डाई मिथाइल एमीन, तो गलत है ये बात, इसलिए ये गलत है। तो इसके लिए जो सही शब्द होगा वो क्या होगा, बिस लगाओगे, फिर सेकेंडरी सेट ऑफ प्रीफिक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, मिथाइल एमीन। ये बिल्कुल सही है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, जैसे आप चलो मिथाइल एमीन का केस तो हमने ले लिया, ऑक्जेलेट ले लेते हैं, H2O3 है होल ट्वाइस। अब बेटा ऑक्जेलेट थायो ऑक्जेलेट है ये, और अगर आपने डाइथायो ऑक्जेलेट बोल दिया तो डाइथायो ऑक्जेलेट मॉलिक्यूल अलग होता है, जबकि आपने क्या किया यहाँ पे थायो ऑक्जेलेट 2 लिए हैं, आपने डाइथायो ऑक्जेलेट नहीं लिया एक। तो यहाँ पे भी अगर आप 2 के लिए
ये लिख देते हैं डाइथायो ऑक्जेलेट, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसके लिए सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बिस, फिर ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा, थायो ऑक्जेलेटो। ए भी नहीं आएगा, ओ आएगा, आपको याद है ना, ओ आता है लास्ट में। तो ये दो रूल आपको जरूर याद रखने हैं। ऑल्दो मैं इनके सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सारे कंपाउंड आपके सुनने में आएंगे, बट फिर भी अगर पहले से थोड़ा बहुत याद रख लिया जाए तो उसमें बुरा क्या है। ये तो बात हुई यहाँ तक की। एक चीज और है जो आपको बार बार परेशान करेगी, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, सपोज आपके पास यहाँ पर क्या है, कैटायन है X, और आपके पास ये L1, L2, L3, L4 ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, और ये कितना है, Y है। तो आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट का जो फॉर्मूला बनाते थे वो कैसे बनाते थे, याद करो थोड़ा सा उस प्रोसेस को। नहीं आ रही याद, मैं बताता हूं। सपोज आपके पास A प्लस एक्स हुआ करता था, B माइनस वाई हुआ करता था, तो फॉर्मूला कैसे बनाते थे, ये वाला नंबर इधर लेके आते हो, ये वाला नंबर इधर लेके आते हो, फॉर्मूला बन जाता है A/BX। ऐसे ही बनता है। इस प्रोसेस को फॉलो कर लो, ध्यान से देखना। अब ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में धनायन क्या होगा, ये नंबर इधर आएगा, तो C प्लस वाई ये तो धनायन होगा, और ऋणायन क्या होगा, ये जो M, L1, L2, L3, L4 ये क्या होगा, माइनस एक्स, ये ऋणायन होगा। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर दो। ऑक्सीकरण अंक M का निकालना था, तो यहां पर देखो लिगेंड कौन कौन से हैं। जैसे अमोनिया है, उदासीन होता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 हुआ। सपोज Cl है तो Cl माइनस होता है, ऑक्सीकरण अंक कितना हुआ, -1 हुआ। ऑक्जेलेट है तो उसमें -2 होता है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्जेमेट है उस पर -1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। सामने वाला अंदर लिख के थोड़ी देगा कि Cl माइनस होगा तो क्लोरीन लिखा हुआ मिलेगा। डब्बे के अंदर Cl2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 Cl माइनस है, सिंपल सी बात है। डब्बे के अंदर NO2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज -1 है। तो यहाँ पे अलग अलग लिगेंड के ऑक्सीकरण अंक रखो, और यहाँ मेटल का ऑक्सीकरण अंक मान लो X। जो कुल योग होगा ना ऑक्सीकरण अंकों का मेटल और लिगेंड का मिला के, वो इसके बराबर आ जाएगा। और मैंने X बोल दिया मतलब वेरिएबल कुछ भी, आप इसको A मानो, B मानो, Z मानो, कौन मना कर रहा है। रूल बस इतना है कि यहाँ जितना आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितने भी ऑक्सीकरण अंक आएंगे सबके मिला के वो कुल योग इसके बराबर होगा, इस वैल्यू के बराबर होगा। इतना सा कंसेप्ट लगाना है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि ऑक्सीकरण अंक समझाया क्या। ये कब समझ में आएगा बेटा, जैसे ही हम 2-4 कॉम्प्लेक्स के IUPAC नामांकन लिखना शुरू करेंगे, तब ये बात आप आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखना है इसमें, संकुल का नाम हमेशा एक संपूर्ण शब्द के रूप में लिखा जाता है। मतलब जब आप संकुल का नाम लिख रहे होंगे बीच में कोई गैप नहीं आएगा। हालांकि 1-2 रूल और हैं, लेकिन हम हिंदी वालों के लिए काम के नहीं हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, अब हिंदी में कौन सा कैपिटल और कौन सा स्मॉल, अपने तो सारे लेटर एक जैसे हैं, तो वो रूल किसी काम के नहीं है। बट इतना जरूर याद रखें, अगर संकुल का नाम है तो पूरा का पूरा एक वाक्य बनेगा, वो उसमें बीच में गैप नहीं आएगा। हाँ, धनायन और ऋणायन के नाम लिखते समय जरूर बीच में गैप आएगा। ये रूल हैं, इनको बार बार रिवाइज करें। जैसे ही आप इनको रिवाइज कर लेंगे, नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे, पहले नोमेनक्लेचर से बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।